इंडिपेंडेंट तक हो गया था ना, थोड़ा सा और बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग अभी तक जो बात किए थे, हम लोग पढ़े थे कि फीचर्स, जावा फीचर्स की बात कर रहे थे। तो हमने आपको बताया था कि 7 इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जावा में, और उन 7 में हमने आपके सबके नाम बताए थे। पहला नाम हमने बताया था जावा इज सिंपल, दूसरा हमने बताया था जावा क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और तीसरा हमने बताया था कि जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। उसी के साथ कुछ और टर्म है जो आपको समझना है। के साथ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के साथ हमने बताया था कि क्या है, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल, और क्या है, पोर्टेबल है। तो क्यों क्यों आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है, इसको समझिए। कि हम कह रहे हैं कि हमारे जावा का कोड ना तो हार्डवेयर पे डिपेंड करेगा और ना ही सॉफ्टवेयर पे। तो जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे नहीं डिपेंड करेगा तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल। तब इसको क्या मतलब कि 4 GB रैम लगा है, कि आपका इंटेल का प्रोसेसर है, कि AMD का है, क्योंकि हमारा कोड तो डिपेंड कर नहीं रहा है, ना ही हार्डवेयर पे ना सॉफ्टवेयर पे। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। समझ गए? ऐसे इंटरव्यू में बताइए, बताना होगा अगर पूछेगा कि जावा आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है कि नहीं, तो है। क्यों है? क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता कोड। समझ गए? इसके बाद देखिए पोर्टेबल। पोर्टेबल किसको कहते हैं, पहले आप इसको समझिए। पोर्टेबल वही चीज़ होता है जिसको आप एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जा सकें। जैसे आपका लैपटॉप बैग में रखे, यहाँ से कॉलेज चले गए, घर चले गए, तो आप आराम से एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर पा रहे हो। तो ये क्या है, पोर्टेबल है। क्या ये डेस्कटॉप पोर्टेबल है? नहीं, हम इसको आसानी से नहीं ले जा सकते। ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर CPU है, मॉनिटर अलग है, और फिर और कई चीज़ें हैं। क्या है कि ये एक जगह से दूसरे जगह आसानी से नहीं जा सकता, तो ये पोर्टेबल नहीं। इसी प्रकार से जावा में क्या है कि आपने कोड लिखा और कोड आपने मेल कर दिया अपने फ्रेंड को। आप यहाँ हो, आपका फ्रेंड अमेरिका में है, तो आपका फ्रेंड वहाँ पे इजीली उसको रन कर पाएगा। या आप कोड को पेन ड्राइव में कॉपी कर लिए, तो ईजिली पोर्टेबल है। मीन्स एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे रन करोगे तो रन हो जाएगा। यही कोड जावा का जो हम विंडोज में कर रहे हैं, इसको मैक पे करोगे तो उस पर भी रन हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि उस प्लेटफॉर्म पे नहीं चलेगा। तो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पे ईजिली हम अपने कोड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसीलिए क्या है, पोर्टेबल। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब अगले टर्म पे आ जाइए, अब हेडिंग डालिए आप लोग। चौथा फीचर, फोर्थ फीचर अब हम लोग देखने जा रहे हैं जावा का, सिक्योर। मैंने बताया था कि जावा क्या है, सिक्योर है। अब हम ये समझेंगे किस प्रकार से सिक्योर है, क्या रीजन्स हैं। लिखिए, ये थोड़ा सा लिखिए कि फॉर सिक्योरिटी इन जावा, फॉर सिक्योरिटी, फॉर सिक्योरिटी जावा, जावा वी शुड यूज जावा यू, फॉर सिक्योरिटी इन जावा इज यूज्ड सैंडबॉक्स सिक्योरिटी मॉडल, सैंडबॉक्स फॉर सिक्योरिटी इन जावा, सैंडबॉक्स बॉक्स सिक्योरिटी मॉडल, सिक्योरिटी मॉडल यूज। क्या यूज हुआ है, सैंड बॉक्स सिक्योरिटी मॉडल यूज किया जाता है जावा में। एक कॉन्सेप्ट है, इसी को समझाएंगे। तो सैंड बॉक्स सिक्योरिटी मॉडल एक कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसी कॉन्सेप्ट को यूज किया गया है फॉर सिक्योरिटी इन जावा। अब देखते हैं कि ये सैंड बॉक्स वर्क कैसे करता है, इसको समझा जाए। सैंड बॉक्स है वो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। क्या आपने मूवी में जेल देखा होगा? जेल देखते हैं तो जेल में क्या होती है, लोहे की सलाखें लगी होती हैं, छड़ें मोटी मोटी। ऐसे जेल का आर्किटेक्चर डायग्राम बनाएंगे, ये सब।
इस प्रकार से चारों तरफ से, मतलब बाकी तरफ से क्या है, दीवार है, और एक तरफ जेल क्या रहता है, ओपन रहता है, वहाँ लोहे की छड़ें लगी रहती हैं। इस प्रकार का लुक आता है। क्या है कि आप देखते हो कि जेल में जो कैदी रहते हैं वो सुरक्षित रहते हैं। जो बड़े बड़े डॉन रहते हैं वो आजकल जेल में ही बैठे रहते हैं, कि वहाँ पे उनको खतरा नहीं रहता है, सुरक्षा अलग से पुलिस ही उनको देती है, और उनको सुविधाएं सारी मिलती हैं, कहने के लिए वो जेल रहता है। तो यहाँ हम लोग समझते हैं कि हमारे प्रोग्राम में क्या हो रहा है। जब आप जावा प्रोग्राम लिखते हो, जैसे आपने एक प्रोग्राम लिखा हेलो डॉट जावा और उसको सेव किया, प्रोग्राम आपने लिखा, जब आप सेव करते हो तो कहाँ जाके सेव होती फाइल आपकी? सेकेंडरी मेमोरी में। आपको पता है कि हमारे कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी यूज होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, रैम मेमोरी और आपका जो रोम मेमोरी। तो जो आप हमारा रैम है उसमें वोलाटाइल होता है, जैसे आप शट डाउन करोगे जो डाटा रहेगा वो फिनिश हो जाएगा। और जो परमानेंट स्टोर है जो हमारा है वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी है, तो हमारा हार्ड डिस्क लगी रहती है। तो जो जब सेव करते हैं फाइल को तो आके सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होगा, मीन्स ये आपका जो स्पेस है, अब मान लीजिए कि ये आपके कंप्यूटर का जो टोटल स्पेस है वो ये है, इस स्पेस में से थोड़ा सा स्पेस इसको मिलता है जावा को, ये जावा के लिए एलोकेटेड है। ठीक है, मान लीजिए 500 GB 500 GB स्पेस टोटल था, उसमें से 1 या 2 GB स्पेस किसको मिला है? जावा को। बाकी आपकी पर्सनल फाइल्स हैं, यहाँ सब आपकी पर्सनल फाइल्स है, आपके फ़ोटो हो गए, इमेजेज हो गए, वीडियो हो गए, या जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल किए हो वो सब। तो आपके कंप्यूटर में जो आपका पर्सनल डाटा है या आपके जो सेटअप हैं ये सब कुछ यहाँ पे स्टोर है। जो भी डाटा हमारे कंप्यूटर में रहता है वो हमारे मेमोरी में स्टोर है, और इसी मेमोरी में हमारा जावा प्रोग्राम भी स्टोर हो रहा है। अब जो जावा के लिए जो मेमोरी एलोकेटेड है वो मेमोरी क्या होगी? लॉक हो जाएगी। लॉक इन द सेंस मीन्स लाइक ए जेल। जैसे जेल में कोई बाहर का आदमी डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता, कि आप कैदी से मिल सकते हो? नहीं मिल सकते हो। उसी प्रकार से तो जो आप प्रोग्राम सेव करोगे जावा के वो आके यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे। जैसे आपने लिखा हेलो डॉट जावा, तो हेलो डॉट जो जावा जो प्रोग्राम है, हेलो डॉट जावा, वो आके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब क्या होगा कि आपने सुना होगा वायरस का नाम। वायरस करता क्या है कि बिना हमारे परमिशन के हमारी फाइल्स एक्सेस कर लेता है और उनको करप्ट कर देता है, हमारी फाइल्स करप्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे आप देखो, अगर कोई वायरस आएगा तो क्या इसको एक्सेस कर पाएगा जावा फाइल को? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? अगर जैसे ये वायरस है सब, अगर ये एक्सेस करना चाहेगा तो नहीं कर पाएगा, नॉट अलाउड। इसके लिए अलाउ नहीं है, क्योंकि ये क्या है? लॉक्ड है। ये हमारा जो फाइल्स है वो लॉक है। यहाँ पे एक चीज़ और है कि ना तो हमारा प्रोग्राम हमारे पर्सनल फाइल को एक्सेस कर पाएगा, दोनों तरफ से प्रोटेक्शन है कि जो जावा प्रोग्राम है वो भी एक्सेस नहीं कर पाएगा हमारी फाइल्स को, और ना तो हमारी पर्सनल फाइल्स या कोई सॉफ्टवेयर या कोई वायरस जावा फाइल को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ना तो हमारा सेटअप करप्ट होगा, हमारा जावा के फाइल कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, करप्ट नहीं होंगी। दूसरी फायदा ये कि दुनिया में आज तक जावा में कोई वायरस नहीं बना। क्यों नहीं बना? देखिए, अगर आप जावा में वायरस बना भी दोगे तो आपका जो वायरस रहेगा वो दूसरी फाइल को एक्सेस नहीं कर पाए, क्योंकि ये लॉक है। अगर आप वायरस बना भी दिए जावा में तो आपकी फाइल तो लॉक है, वो कैसे एक्सेस करेगी? तो एक्सेस ही नहीं कर पाएगी। इसीलिए जावा लैंग्वेज में कोई वायरस नहीं बनते। वायरस किस लैंग्वेज में बनते हैं? 80% बनते हैं सी लैंग्वेज। सारी हैकिंग भी सी लैंग्वेज में होती है। तो ये जो मॉडल है, ये सब हमारे पर्सनल फाइल्स हैं, पर्सनल डॉक्यूमेंट, या सब कुछ, इनको ना तो हमारा कोड एक्सेस कर पाएगा, और ना ही ये जो पर्सनल डॉक्यूमेंट हमारे हैं या सेटअप है, ना तो ये जावा को एक्सेस कर पाएंगे। तो इसी मॉडल को कहते हैं सैंड बॉक्स सिक्योरिटी मॉडल। जो आपको मॉडल है इसी को बोलते हैं सैंड बॉक्स सिक्योरिटी। तो यही सिक्योरिटी देता है कि हमारी फाइल जो होती हैं वो लॉक होती हैं लाइक ए जेल। तो बस दिखाने के लिए है। तो यहाँ पे इस टाइप से होता है कि जिससे हमारी ये जावा की फाइल सिक्योर हो जाती हैं
अब बात आती है कि जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल मतलब होता है नियम, तो नियम है, सिक्योरिटी पॉलिसीज हैं, ये स्टोर कहाँ पे हैं, तो JVM में। ये इंटरव्यू में पूछता है कि सिक्योरिटी पॉलिसीज कहाँ पे स्टोर होती हैं जावा में, तो आपको लिखना है, इसको लिखिए, जैसे डायग्राम छोटा सा बना लीजिए और यहाँ पे एक पॉइंट लिखिएगा, ऑल सिक्योरिटी पॉलिसीज, ऑल सिक्योरिटी पॉलिसी कोड इन JVM, JVM का फुल फॉर्म जावा वर्चुअल मशीन, यही कोड को एग्जीक्यूट करता है, तो सारी पॉलिसीज यही आपका केयर करता है, कैसे डाटा को स्टोर होना है, कैसे क्या एक्सेस करेगा क्या नहीं करेगा, सारी पॉलिसीज आपका JVM यहाँ पे टेक केयर करता है। ये आयुष आपका अगला फीचर है और इसके बारे में आगे देखते हैं। अगला हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हमारा फीचर, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रोबस्ट, चलिए रोबस्ट, पांचवा, देखिए देखिए, जावा 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 प्रो जावा हैविंग फीचर्स, जावा हैविंग फीचर्स robust because having robust because following things make Java robust, following make Java robust। क्या क्या चीज़ें जावा को रोबस्ट बनाती हैं, में तीन चीज़ें हैं, देखिए पहला लिखिए एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग जावा को रोबस्ट बनाती है, कैसे अभी समझाएंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग, पॉइंट यहाँ पे है मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट में आप लिखिएगा डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। तीसरा जो आपको जावा को बनाता है रोबस्ट, वो है आपका गार्बेज कलेक्टर, गार्बेज। ये तीन चीज़ें हैं जो आपके प्रोग्राम को रोबस्ट बनाती हैं जावा को। पहला लिखिए एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग में पहले आप समझिए कि व्हाट इज एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या होता है, वो हम लोग एक चैप्टर भी यहाँ जावा में पढ़ने वाले हैं। जावा में एक चैप्टर है एक्सेप्शन हैंडलिंग, वहाँ पे हम लोग पर देखेंगे कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं और उनको हैंडल कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे। तो आज हम थोड़ा सा आपको आइडिया एक देते हैं। एक्सेप्शन जो होता है वो होता है अनडिजायरेबल बिहेवियर, एक होता है इरर, इरर अलग चीज़ है, एक्सेप्शन अलग चीज़ है। इरर जब रहेगा तो प्रोग्राम ही एग्जीक्यूट नहीं होगा, और जब एक्सेप्शन रहेगा तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, लेकिन जो हम चाह रहे थे जैसा वैसा आउटपुट नहीं आएगा, वो भी किसी किसी केसेस पे। जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं, आपने नाम सुना होगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन का। अर्थमेटिक एक्सेप्शन कब आता है, अगर आप किसी नंबर को, देखिए यहाँ पे, अगर आप कोई नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा,
इनफाइनाइट क्या आएगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का कोई लिमिट है नहीं है। और जो हमारा कंप्यूटर है ये हमेशा लिमिटेड चीज़ों की बात करता है। कंप्यूटर के लिए असीमित कोई चीज़ नहीं, हर चीज़ का एक ये मतलब लिमिटेड, मतलब इसके लिए एक गिनने योग्य है, मतलब ये काउंट कर सकता है। तो जब आप मान लीजिए आप कोई कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बना रहे हो या कहीं आप कुछ डिवाइड कर रहे हो, दो वैल्यूज को आप डिवाइड कर रहे हो, अगर आप डिवाइड करते समय अगर आपने 0 से डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, इनफाइनाइट। जैसे इनफाइनाइट आएगा आपका कोड जो जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो क्या होगा, क्रैश हो जाएगा, तुरंत वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसी को कहते हैं एक्सेप्शन। किस कैटेगरी का, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक में क्या आता है, गुणा भाग हमारी आती है, तो यहाँ पे ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन में आता है। इन्हीं को हैंडल करने के लिए जावा में एक क्लास बनाई गई है, उसका नाम है एक्सेप्शन क्लास। वो भी प्री डिफाइंड है, बनी बनाई क्लास है, हमारे जितने भी एक्सेप्शन आएंगे उनको वो हैंडल करता है। तो जब हर टाइप के एक्सेप्शन हैंडल हो जाएंगे तो क्या कभी हमारा कोड जो है जावा का या सॉफ्टवेयर जावा का क्रैश होगा, नहीं होगा, इनके वजह से। ठीक है, तो ये यहाँ पे समस्या सॉल्व हो रही है। यही लिखिए कि इन जावा predefined exception class is used. Java predefined exception class is to handle all type of exception. All type of exception. ये क्या होगा, जब भी कोई एक्सेप्शन आएगा ये इसको हैंडल कर लेगा। अगला हेडिंग डालिए, डायनेमिक मेमोरी। देख क्या है कि आपको पता होगा कि मेमोरी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो दो प्रकार की मेमोरी यहाँ पे मैनेजमेंट यूज होता है। मैनेजमेंट इन द सेंस एलोकेशन मेमोरी का। एक होता है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, एक होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहाँ यूज होता है, लैंग्वेज जो आप पढ़ते हो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक यूज होता है। और सी में आपने एक पढ़ा होगा पॉइंटर। पॉइंटर क्या क्या के लिए यूज होता है सी में, प्रोग्राम को अगर आपको डायनेमिक बनाना है या डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यूज करना है तो उसके लिए वहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट आया पॉइंटर का। मेनली पॉइंटर इसलिए यूज ही किया गया जाता है सी में, उसको डायनेमिक बनाने के लिए। तो आपने वहाँ पे फंक्शन पढ़ा होगा काइलॉक एंड मैलॉक। काइलॉक एक फंक्शन आता है पॉइंटर में, आता है मैलॉक। काइलॉक मतलब कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, मैलॉक होता है मेमोरी एलोकेशन रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों क्या करते हैं, मेमोरी को एलोकेट करते हैं, वो भी डायनेमिकली। लैंग्वेज जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या यूज करता है, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। तो होता क्या था कि जब हम लोग सी लैंग्वेज में बनाते थे सॉफ्टवेयर तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के वजह से क्या होता था कि कभी कभी मेमोरी जब हम डीएलोकेट कर देते थे, मतलब डिलीट कर देते थे कोई डाटा, तो प्रॉपरली वो नहीं डीएलोकेट होता था। जब नया डाटा हम इनिशलाइज करते थे तो वही पुरानी मेमोरी को अटैच कर देता था, मतलब कनेक्ट कर देता था। उससे क्या होता था, आगे चल के हमारे सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाते थे। प्रॉपर मैनेजमेंट ना हो पाने के वजह से हमारा सॉफ्टवेयर सी लैंग्वेज में क्रैश हो जाता था। क्यों, क्योंकि स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन वहाँ यूज होता था। तो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन में कभी कभी प्रॉब्लम आती थी रेयर केसेस में, उस टाइम हमारे सॉफ्टवेयर क्रैश हुए हैं। तो इससे बचने के लिए क्या यूज किया जाता है, आजकल जितनी अच्छी लैंग्वेज आ रही हैं, जावा पाइथन या आगे जो आ रही हैं, वो सब अब क्या यूज करती हैं, 100% डायनेमिक मेमोरी। तो जावा भी क्या यूज करता है, डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट, जिससे हमारा कोड क्रैश ना हो, कभी कोई समस्या ना आए। तो क्रैश नहीं होगा, क्या हो जाएगा, रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब होता है, देखो रोबस्ट को का मतलब कि अगर आप समझे तो कहते हैं स्टेबल। रोबस्ट मतलब स्टेबल, स्टेबल मतलब टिकाऊ। तो ये मोबाइल है, अगर 10 साल तक ऐसे चलती रहे
तो हम कहेंगे कि बहुत टिकाऊ मोबाइल, मतलब बहुत स्टेबल मोबाइल है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कभी हैंग नहीं किया, प्रॉपर इसके फीचर्स वर्क कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे, स्टेबल या रोबस्ट कहेंगे इसको। इस प्रकार से जब हमारा सॉफ्टवेयर जावा का ना तो कभी क्रैश होगा एक्सेप्शन की वजह से, ना ही इसमें कोई मेमोरी की प्रॉब्लम आएगी, क्या हो जाएगा, रोबस्ट। तीसरा देखिए गार्बेज कलेक्टर, इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए कि इन जावा डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट इज यूज्ड, जावा डायनेमिक मेमोरी यूज्ड फॉर मेमोरी एलोकेशन, और मेमोरी एलोकेशन, जावा डायनेमिक और मेमोरी एलोकेशन। हेडिंग डालिए गार्बेज कलेक्टर। अगला हम लोग देखते हैं, समझते हैं पहले गार्बेज कलेक्टर काम कैसे करता है, इसको समझ। सपोज आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, जो आप सॉफ्टवेयर उसको लोगों को दोगे, क्लाइंट को या जो भी जनता है उसको यूज करेंगे लोग, तो क्या करेंगे, जब लोग इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में, तो हर एक सॉफ्टवेयर को एक मेमोरी ब्लॉक एलोकेट होता है। अब आपके सॉफ्टवेयर से जो डाटा जनरेट होगा वो डाटा कहाँ स्टोर होगा, इसी मेमोरी में। तो मान लीजिए कि 100 MB मेमोरी एलोकेट हुआ आपके सॉफ्टवेयर को, किसने दिया, ओएस। ओएस डाटा मतलब मेमोरी देता है हर सॉफ्टवेयर को स्टोरेज के लिए, तो इतना मेमोरी मिला। अब आपका सॉफ्टवेयर रन होना स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे डाटा जनरेट हो रहा है और डाटा यहाँ पे सेव हो रहा है। तो ऐसे डाटा सेव होता गया 1 साल 2 साल 3 साल, हो सकता है जल्दी भर जाए, हो सकता है स्लो भरे। धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरा फिल हो जाएगा, एक समय आएगा कि पूरा का पूरा यहाँ पे स्पेस फिल हो जाएगा। तो क्या जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो क्या आपका सॉफ्टवेयर प्रॉपर रन कर पाएगा, तो स्टोरेज चाहिए ना, तो नया डाटा आएगा कहाँ स्टोर करेगा, अब स्पेस है ही नहीं, तो क्या होगा, क्रैश हो जाएगा, हैंग कर जाएगा, नहीं चलेगा, रुक रुक के चलेगा, समस्याएं आएगी। तब क्या वो रोबस्ट रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। के लिए क्या किया गया, एक टूल बनाया गया, उस टूल का नाम है गार्बेज कलेक्टर, का नाम है गार्बेज कलेक्टर। और ये टूल काम कैसे करता है, जैसे रामायण का कुंभकर्ण, रामायण आपने देखा होगा, उसमें कुंभकर्ण एक कैरेक्टर है। कुंभकर्ण का क्या काम था कि वो 6 महीने में जागता था और खूब खाना खाता था ढेर सारा, फिर सो जाता था 6 महीने के लिए। उसको भगवान ने श्राप दिया था, इसलिए दिया था कि ये नहीं तो ये धरती पे जितना है सब खा जाएगा अकेले, बहुत ज़्यादा खाता था वो। तो श्राप इसलिए उसको दे दिया गया था कि एक दिन जगेगा 6 महीने में, तो एक दिन कितना खाएगा, फिर 6 महीना सोएगा। यहाँ पे उससे मिलता जुलता इसका काम है। तो इसका काम क्या है कि ये जो गार्बेज कलेक्टर है, ये आपका स्टार्टिंग में स्लीप मोड में रहता है। ये स्लीप मतलब सोता रहता है, जैसे कुंभकर्ण सोता रहता था, ये भी सोता रहता है, कोई टेंशन नहीं, बिंदास सोना है। अब क्या होगा कि जब जितना मेमोरी एलोकेट हुआ है, जैसे 100 MB है, जब इस मेमोरी का 80%, जब 80% स्टोरेज फुल हो जाएगा, मतलब 80 MB डाटा फुल हो जाएगा, तो क्या होगा कि जो हमारा थ्रेड है, ये जो स्लीप मोड में ये है, इसको ये क्या कर देगा, एक्टिव मोड में, हाँ मतलब एक्टिव कर देगा, ये रनिंग मोड में आ जाएगा। तो कब रनिंग मोड में आएगा, जब ये 80% फुल हो जाएगा। तो ये करेगा क्या, ये गार्बेज कलेक्टर क्या करेगा, इस टोटल मेमोरी को डाटा स्टोर है उसको स्कैन करेगा और देखेगा कितने डाटा एक्टिव है, एक्टिव मतलब जिसके लाइव थ्रेड कनेक्टेड है, जो यूज हो रहे हैं, कितना डाटा ऐसा यहाँ पे है जो यूज हो रहा है और कितना डाटा ऐसा है जो यूज नहीं हो रहा है। तो कुछ डाटा ऐसा होता है जो हम यूज ही नहीं करते, कभी एक बार कभी यूज किए रहते हैं, तो जो अननेसेसरी डाटा है उसको ये क्या करेगा, डिलीट कर देगा, डिलीट कर देगा। तो जैसे ये 80% के नीचे जाएगा, वापस ये कहाँ चला जाएगा, अपने स्लीप मोड, और ये इंतजार करेगा फिर 80% का, जैसे 80% होगा फिर से एक्टिव हो जाएगा, फिर डाटा डिलीट करेगा, फिर सो जाएगा। इसी प्रकार से ये काम करता है गार्बेज कलेक्टर। और ये क्या करता है, स्पेस को फुल नहीं होने देता है, जिससे हमारा सॉफ्टवेयर क्रैश ना हो। आ रहा समझ में, गार्बेज कलेक्टर इज यूज्ड
गार्बेज कलेक्टर टूल इज यूज्ड टू रिमूव अननेसेसरी डाटा from given storage क्या होगा? यही तीन चीजें हैं जो कि जावा सॉफ्टवेयर को क्या बनाती हैं, रोबस्ट बनाती हैं। समझ गए? ऐसी समझ में आ रहा है? चलिए अगला टॉपिक लिखिए, हेडिंग मल्टी थ्रेडेड। ये हो गया। नेक्स्ट आपका छठा फीचर्स मल्टी मल्टी-थ्रेड provide multitasking फीचर से हमें जावा का जो ये फीचर है इससे हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है? मल्टीटास्किंग का। एक समय पे एक से ज्यादा काम करना ही मल्टीटास्किंग कहलाता है। जैसे आप अपने लैपटॉप पे देखिए, आप गाना सुन रहे हो, टाइप भी कर रहे हो, बगल में और कोई विंडो आपने खोल के रखी है, तो आप देख रहे हो एक ही समय पे आप कई वर्क परफॉर्म कर रहे हो, इसी कहते हैं मल्टीटास्किंग। तो ऐसा इसी की वजह से पॉसिबल है। अब इसको समझते हैं। देखिए मल्टीटास्किंग कैसे हो रहा है, उसके रीजन क्या हैं और कब नहीं हो पा रहा था। तो जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन है वो दो प्रकार से होता था जावा में नहीं, उससे पहले जब जावा नहीं आया था उससे पहले जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होता था वो आपका प्रकार से होता था। देखिए प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में दो तरीके यूज होते हैं। एक होता है सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, दूसरा तरीका जो यूज होता है वो है आपका पैरेलल एग्जीक्यूशन। सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, पैरेलल एग्जीक्यूशन, दो प्रकार के एग्जीक्यूशन होते हैं। तो सीक्वेंशियल को समझिए पहले। मान लीजिए 5 प्रोग्राम है, P1 P2 P4 5, 5 प्रोग्राम है। सीक्वेंशियल में होता क्या है कि सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा, सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा, मीन्स पहले P1 प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब कौन स्टार्ट होगा? P2। जब ये कंप्लीट होगा तो P3 स्टार्ट होगा, जब ये कंप्लीट होगा तो P4 स्टार्ट होगा। तो आप बताइए इस वाले एग्जीक्यूशन में एक समय पे कितने काम आप कर पाओगे? एक प्रोग्राम एक ही काम तो करेगा। सीक्वेंस में हो रहा है तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा, एक टास्क परफॉर्म करेगा। जैसे 2 नंबर को जोड़ना है तो सिर्फ जोड़ेगा ही, तो घटाने का काम तो ये करेगा। दूसरा, एक समय पे एक टास्क परफॉर्म कर रहे हो, ये आपका सिंगल 1995 से पहले जब जावा नहीं आया था तो यही एग्जीक्यूशन यूज होता था। तब उस समय तक वो था नहीं सीक्वेंशियल, तो सिस्टम हमारे स्लो थे और धीरे धीरे परफॉर्म करते थे। तो जब पैरेलल आया तो आपकी चीज़ें बदल गई। तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने में 1 सेकंड टाइम लग रहा है, इसको भी 1 सेकंड लग रहा है, प्रकार से टोटल एग्जीक्यूट होने में कितना समय लगा? 5 सेकंड। और एक टास्क आपने एक समय पे रन किया। अब यहाँ पे देखिए पैरेलल में क्या होता है, सारे प्रोग्राम एक साथ रन होते हैं पैरेलली। 5 प्रोग्राम हैं। अब देखिए पांचों प्रोग्राम एक साथ कैसे रन होंगे? यूजिंग थ्रेड। अब यहाँ पे थ्रेड का कॉन्सेप्ट आएगा। थ्रेड भी आगे हम लोग डिटेल से चैप्टर में पढ़ेंगे, थ्रेड चैप्टर में। तो होता क्या है कि हर एक प्रोग्राम के लिए एक थ्रेड क्रिएट करेंगे। तो P1 के लिए T1 थ्रेड, P2 के लिए T2 थ्रेड, इसके लिए T3, इसके लिए T4, इसके लिए T5। तो 5 थ्रेड हमने क्रिएट कर दिया। अब ये थ्रेड जो है इसको इंडिपेंडेंटली रन करेगा, ये थ्रेड इसको रन करेगा। और एक बात बता दें थ्रेड के बारे में कि थ्रेड जो होता है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। थ्रेड का अपना मेमोरी होता है और अपना कंट्रोल फ्लो होता है। क्या रन करना है, वहां से कहाँ जाना है, किसी से पूछना नहीं, अपना कंट्रोल फ्लो।
तो इंडिपेंडेंटली ये थ्रेड इसको रन करेगा, ये इसको, तो पांचों प्रोग्राम एक साथ रन होंगे और एट ए टाइम रन होंगे। तो जो काम यहाँ 5 सेकंड में हो रहा था, यहाँ कितने में हो जाएगा, 1 सेकंड में ये काम हो जाएगा। तो आप देखो स्पीड आ गया, फास्ट, परफॉर्मेंस बढ़ा। दूसरा देखिए कि एक समय पे सारे काम, कितने काम हो गए, 5 टास्क एक ही समय पे रन हो रहे हैं, तो क्या हो गया, मल्टीपल, एक समय पे मल्टीपल काम कर पा रहे हो। तो यही कॉन्सेप्ट आजकल यूज होता है, जो हम लोग मल्टीटास्किंग करते हैं। आजकल तो मोबाइल पे भी है कि आप डिफरेंट वहाँ पे विंडो क्रिएट कर सकते हैं। तो यही आपका, इसीलिए जावा जो है वो किसको सपोर्ट करता है, मल्टीटास्किंग को, और यही कहलाता है मल्टी थ्रेड। इसको ऐसे बना लीजिए, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल से मल्टी थ्रेड में आपका। तो इसमें एक लाइन वही आप जो लिखे हैं कि ये फीचर क्या प्रोवाइड करेगा, मल्टीटास्किंग का, कैसे, पैरेलल एग्जीक्यूशन का यूज करें। उसके बाद हम लोग लास्ट फीचर देखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इंटरनेशनलाइजेशन। सातवां फीचर हमारा क्या है जावा का, इंटरनेशनलाइजेशन। IAT शॉर्ट में देखिए, इंटरनेशनलाइजेशन फीचर प्रोवाइड, इंटरनेशनलाइजेशन फीचर प्रोवाइड लोकल रिप्रेजेंटेशन, प्रोवाइड लोकल रिप्रेजेंटेशन, इंटरनेशनलाइजेशन प्रोवाइड लोकल को समझते हैं किस प्रकार से ये वर्क करता है। देखिए, आप लोग जो फेसबुक यूज करते हो, तो आपको वो जो फेसबुक का कोड रन हो रहा है, आप जब एक्सेस करते हो, तो क्या वो कोड हर देश के लिए अलग अलग है कि एक ही कोड है सबके लिए, यही है। अब देखिए, आप यहाँ पे जब रन करते हो या कोई मैसेज या पोस्ट या फोटो अपलोड करते हो, वहाँ पे डेट टाइम सब लिख के आता है। जब फेसबुक हम रन करते हैं यहाँ पे, तो इंडिया का डेट टाइम आता है, आज का डेट और आज का टाइम। और इसी समय अगर अमेरिका में कोई फेसबुक यूज कर रहा होगा, उसका डेट टाइम क्या आएगा, अमेरिका का। अगर आपको पता है कि यहाँ दिन है तो वहाँ रात होगी, लगभग 12 घंटे का अंतर है, रात में 12 बजे डेट भी चेंज हो जाती है। तो हो सकता है आज यहाँ 9 तारीख है, वहाँ हो सकता है 10 या से पीछे हो, 8ही तारीख हो। तो आप देख रहे हो, तो वही सेम कोड हम भी यूज कर रहे हैं, तो हमें अलग डेट टाइम दिखा रहा है। वही सेम कोड जो अमेरिका में यूज हो रहा है, वहाँ अलग डेट टाइम दिखा रहा है। हम अगर कुछ पेमेंट करेंगे वहाँ पे, तो रुपीज का सिंबल आएगा, रुपीज और इतना दिखाएगा। वही सॉफ्टवेयर जब अमेरिका में, वहाँ डॉलर का दिखाएगा, इंग्लैंड में पाउंड का दिखाएगा, चीन में जाओगे तो युआन का दिखाएगा। सेम कोड, ऐसा नहीं कि उनके लिए डिफरेंट कोड हमने लिखा हुआ है कि यहाँ US डॉलर यहाँ पे कोड में मेंशन किया गया। और एक चीज़ है कि आपने देखा होगा, कहीं कहीं पे ऐसे लिखा रहता है, 2 जीरो के बाद कामा लगता है,
और किसी किसी कंट्री में 3 जीरो के बाद कामा लगता है, तो बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन या फॉर्मेटिंग। तो जब आपका वही सॉफ्टवेयर जब इस वाले कंट्री में रन होगा तो ऐसा रिप्रेजेंटेशन आएगा, और इस वाले कंट्री में रन होगा तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन आएगा। जैसे डेट टाइम हो गया, करेंसी का रिप्रेजेंटेशन हो गया, फॉर्मेटिंग हो गया, ये सब चीज़ें बेस्ड ऑन लोकेशन ऑटोमेटिक चेंज होती हैं। तो कौन इसको काम करता है? ये सब इंटरनेशनलाइजेशन टूल, ये एक टूल है, ये एक टूल है। जैसे आप यहाँ पे जैसे जब आप यहाँ पे अपने लैपटॉप में अगर आपका टाइम जब सेट करते हो तो आप क्या सेलेक्ट करते हो? टाइम जोन। इंडिया का टाइम जोन अलग है, जैसे आप टाइम जोन सेलेक्ट करोगे ऑटोमेटिक टाइम करेक्ट हो जाता है। देखोगे एग्जैक्टली आपका AM PM सब कुछ सही से बताएगा, या जो भी आप क्लॉक टाइप यूज करो। तो ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है? इंटरनेशनलाइज। तो इसमें लिखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए लिखिए डेट कॉमा टाइम, डेट टाइम डाटा फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग, ये सारी चीज़ें आपकी इसके अंतर्गत आती हैं इंटरनेशनलाइजेशन। यही आपके 7 फीचर्स थे जावा के, ये आपको समझ आ गया होगा थोड़ा थोड़ा। ये कभी ये पूछा जाता, अक्सर पूछा जाता है, इसमें डिटेल से भी आपका पूछ सकता है इंटरव्यू में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। हमने यहाँ पे 7 फीचर्स देख लिए, 7 फीचर्स के नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सेस स्पेसिफायर। डालिए एक्सेस स्पेसिफायर इन जावा। फायर इन जावा। there are there are four different type of access specifier Java. There are 4 different type of access specifier used Java. चार अलग अलग प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर जावा में यूज। पहले लिखिए चारों के नाम, फिर 1 बाय 1 इसको समझते हैं। पहला आपका है पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, लोअर केस में सबको लिखना है क्योंकि ये सब कीवर्ड हैं आपके जावा में। पब्लिक। दूसरा आपका प्राइवेट, जो हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेक्टेड, और चौथा पढ़ेंगे डिफॉल्ट। डिफॉल्ट को लिखा नहीं जाता है, कहा जाता है डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर। अब इसके बाद हेडिंग डालिए पब्लिक एक्सेस। देखिए पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर जब आप यूज करोगे तो पहले हम अभी बताएंगे किसके कहाँ कहाँ कर सकते हो। क्लास पे कर सकते हो, मेथड पे कर सकते हो, वेरिएबल पे कर सकते हो, आप इसको अब्स्ट्रैक्ट मेथड पे यूज कर सकते हो, अब्स्ट्रैक्ट क्लास पे यूज कर सकते हो, इसके अलावा कंस्ट्रक्टर पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। तो जब यूज करेंगे तो होगा क्या कि उस चीज़ को हर कोई एक्सेस कर पाएगा। मीन्स अदर जो क्लासेस हैं वो हमारे मेथड को या क्लास को एक्सेस कर पाएंगी। कब कर पाएंगी? जब उस पर क्या मार्क रहेगा? पब्लिक। तो इसमें लिखिए पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर वी कैन यूज ऑन, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर वी कैन यूज ऑन, वी कैन ऑन class comma method, can use on class comma method comma variable comma constructor and abstract class,
अगला पॉइंट लिखिए इसमें, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक एक्सेस फायर प्रोवाइड एक्सेस, प्रोवाइड एक्सेस टू एवरीवेयर, टू एवरीवेयर, हर जगह पे एक्सेस रहेगा। प्रोवाइड एक्सेस टू एवरीवेयर मीन्स हर चीज, हर क्लास, अदर क्लास जो और जो मेथड रहेंगे वो भी हमारे को एक्सेस कर पाएंगे। अभी हम लोग इसको एग्जाम्पल से देखें। तो प्रोवाइड एक्सेस टू एवरीवेयर, अब लिखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं कि किस प्रकार से। दो क्लास बनाएंगे और एक क्लास को हम दूसरे क्लास में एक्सेस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला एक क्लास बनाइए, तो आपको टाइप करना है पब्लिक क्लास। क्लास पे देखिए हमने क्या मार्क कर दिया, पब्लिक। क्लास का नाम लेते हैं डेमो पब्लिक। अब इस क्लास के अंदर हम वेरिएबल लेंगे, उस पर भी मार्क करेंगे पब्लिक, पब्लिक स्ट्रिंग लेते हैं YZ, और एक वेरिएबल ले लेते हैं पब्लिक इंट। के बाद मेथड लेंगे हम लोग, उस पर भी पब्लिक मार्क करेंगे, तो पब्लिक वाइड, मेथड का नाम डिटेल, और इस मेथड में हम किसको एक्सेस करेंगे, नेम को। SO इक्वल टू और इस क्लास को क्लोज कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पे हमने क्लास पे पब्लिक लगाया है, हमने वेरिएबल, तो ये क्या है, वेरिएबल है, नेम और एज किस क्या लगाया है, पब्लिक। ये क्या है, मेथड, डिटेल्स मेथड, इसके क्या लगाया है, पब्लिक। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर और अब्स्ट्रैक्ट क्या है, अलग कॉन्सेप्ट है, आगे पढ़ेंगे इसको। अभी इसको मैं यहाँ मार्क नहीं कर रहे हैं क्योंकि अलग ही बिल्कुल है, तो अभी चैप्टर आएगा आपका, कंस्ट्रक्टर भी एक चैप्टर आएगा, अब्स्ट्रैक्ट भी चैप्टर आएगा। तो ये देखो, क्लास पे, वेरिएबल पे, मेथड पे हमने पब्लिक लगाया है, और इसी को हम एक्सेस करेंगे दूसरी क्लास में। तो एक क्लास इतना बना के आप सेव कर दीजिए। अभी इसमें मेन मेथड नहीं है तो ये रन नहीं होगा। अब हम दूसरी क्लास बनाएंगे, दूसरी क्लास का नाम है टेस्टर क्लास। दूसरी क्लास आप बनाइए पब्लिक क्लास टेस्टर। इस टेस्टर क्लास में हम मेन मेथड लेंगे, तो लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग ARGS। अब देखिए यहाँ पे अगर हमें इस मेथड को यहाँ पे एक्सेस करना है तो क्या करना होगा, यहाँ क्या करेंगे, इस क्लास के मेथड को दूसरे क्लास के मेथड में एक्सेस करेंगे। इस क्लास का मेथड नेम, यहीं से प्रोग्राम एग्जीक्यूट क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस कर पाएंगे। क्योंकि देखो एक्सेस तो अलाउ है क्योंकि इस पर पब्लिक लगा है, तो ये एक्सेस तो हो जाएगा लेकिन ऑब्जेक्ट बना के, क्योंकि क्या इस पर स्टैटिक मार्क है, अगर स्टैटिक मार्क होता तो इसके नाम से यहाँ एक्सेस हो जाता। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि इस पर स्टैटिक नहीं लगा है तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो किसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस क्लास का नाम क्या है, डेमो पब्लिक। तो पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे डेमो पब्लिक, रेफरेंस वेरिएबल OBJ इक्वल टू न्यू डेमो पब्लिक, क्लास का नाम। ये देखिए हमने क्लास ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस क्या है, OBJ। इसी रेफरेंस का यूज करके हम
मेथड भी एक्सेस कर पाएंगे, वेरिएबल को भी एक्सेस कर पाएंगे, दोनों कर पाएंगे, दोनों हम आपको दिखाते हैं। देखिए पहले हम मेथड एक्सेस करते हैं तो हम लिखेंगे obj.details, तो ये मेथड आपका यहाँ पे रन हो जाएगा। अब अगर हमें एज वेरिएबल एक्सेस करना होता है यहाँ पे तो कैसे करके देखिए, यहाँ हम लिखते हैं एसओपी और यहाँ पे लिखते हैं एज इक्वल टू प्लस, कैसे एक्सेस होगा, इसी ऑब्जेक्ट के रिफरेंस से, तो लिखेंगे ओबीजे डॉट, वेरिएबल का नाम क्या है, एज। तो आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट का रिफरेंस का यूज करके हमने एज वेरिएबल को भी दूसरी क्लास में एक्सेस कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी रन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको देख लिए, और ये हमारा यहाँ पे पब्लिक मार्क था और इसलिए यहाँ पे एक्सेस हो गया। तो हम इसको अब रन करके देखेंगे। चलिए इसको रन किया जाए। रन करिए, लैपटॉप नहीं लाएंगे क्या आज, रन करिए। प्रैक्टिकल जितने भी प्रोग्राम यहाँ हैं सबको आपको रन करना है, प्रैक्टिकल से नहीं भागना है, प्रोग्राम सारे एग्जीक्यूट करना बहुत ही जरूरी है। टाइम चाहे कितना भी थोड़ा ज़्यादा ही लग जाए उससे नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल तो करना ही होगा, हर प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे हम लोग एक क्लास बनाएंगे पहले, क्लास का नाम डेमो पब्लिक। और इस क्लास में सबसे पहले दो वेरिएबल ले लेते हैं, तो इसे भी हमें पब्लिक लगाना है, तो पब्लिक स्ट्रिंग नेम वेरिएबल एक और वेरिएबल पब्लिक इसके बाद हमें एक मेथड लेना है, मेथड ले लेते हैं पब्लिक वाइड डिटेल्स मेथड। दीपावली के बाद आपका टेस्ट भी होगा, एक चैप्टर हो जाए एटलीस्ट, हर वीक टेस्ट होगा, पेपर और सब कुछ हम देंगे आपको, बस पेन लेकर आना है, और हर वीक आपको टेस्ट अटेंड करना है। उसमें ऑब्जेक्टिव प्रोग्राम सब्जेक्टिव सब कहेगा। इसके नंबर कम आएंगे, इससे कुछ नहीं, तो अपना जानी नंबर कम आएगा तो इंटरव्यू में फेल हो जाएगा। इसको ये पता चलना चाहिए कि मुझे कितना आ रहा है, इसलिए हम टेस्ट लेंगे कि आप कितना पढ़ रहे हो, कितना समझ रहे हो, हमें पता चले। नेम प्रिंट करेंगे यहाँ पे, नेम नहीं, कोलन लगा हुआ है तो ठीक, कोलन के बाद नाम प्रिंट होगा, इक्वल भी लगा सकते थे, तो जैसा फॉर्मेटिंग ठीक लगे वैसा हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे उतना ठीक। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया, हमने यहाँ पे एक मेथड लिया है, उस पर भी पब्लिक, दो वेरिएबल लिया, उस पर भी हमने पब्लिक मार्क किया है, और क्लास पे भी। अब अनदर क्लास बनाते हैं, एक और क्लास बनाएंगे, टेस्टर क्लास, टेस्टर। इसमें हमें मेन मेथड भी चाहिए, तो हम इसे यहाँ पे इनबिल्ट कर लेते हैं, ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट बनाना है डेमो पब्लिक का,
तो लिखेंगे डेमो पब्लिक, कंट्रोल स्पेस करेंगे तो आ जाएगा obj इक्वल टू न्यू। न्यू एक कीवर्ड है जो कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज होता है, और एंटर क्लिक करेंगे ये आपका आ जाएगा। अब हम कॉल करेंगे मेथड को, तो देखिए जैसे लिखेंगे obj डॉट, तो यहाँ पे दिखा रहा है कौन से क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं। तो डिटेल्स मेथड हमें करना है एक्सेस, तो करेंगे, ये हमारा डिटेल्स यहाँ पे कॉल हो गया। एज वेरिएबल को यहाँ एक्सेस करना है, तो लिखेंगे SYSO और लिखेंगे एज इक्वल टू, कैसे एक्सेस होगा, रेफरेंस से obj डॉट, यहाँ पे देखिए आ रहा है एज। इतना करने के बाद हम इसको सेव कर देते हैं, और अब इसको जब रन करेंगे तो आप देखिए आउटपुट आएगा। यहाँ पे आउटपुट क्या आया, नेम इक्वल टू XYZ, एज इक्वल टू 18। एज भी हमने एक्सेस कर लिया डेमो पब्लिक क्लास से, और एज भी एक्सेस कर लिया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये आपका ये जो क्लास यहाँ एक्सेस हो रहा है इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इस पर पब्लिक लगा हुआ है। ये वेरिएबल जो एक्सेस हो रहा है इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इस पर भी पब्लिक आपका एक्सेस स्पेसिफायर लगा है। रन कर लीजिए, इसके आगे हम लोग देखते हैं प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। पिछला प्रोग्राम तो नहीं देखना है, ओपन कर दें, लिख लियो। यहाँ पे देखिए हमने देख लिया। तो यहाँ पे हमने एक्सेस कर लिया है नेम और एज को। तो यहाँ पे आपका एज कितना आ रहा है 18, और यहाँ पे हमारा जो मेथड कॉल कर रहे हैं यहाँ पे प्रिंट हो रहा है नेम इक्वल टू XYZ। ये XYZ हमने वहाँ पे एक्सेस किया है, तो ये आउटपुट हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो रन कर पा रहे हो रहा है? हाँ इसलिए
इधर आ रहा कोई, तो इस पर नोट पैड पे कर रहे हो एक्लिप्स पे? एक्लिप्स आज हमसे लेना है सॉफ्टवेयर, तुम नोट पैड पे कब तक करोगे? नोट पैड नहीं यूज़ करना है, बस एक दो प्रोग्राम हो गया बहुत है, नहीं तो ऐसे तुम लोग करते रहोगे घंटों बैठ के, ऐसे नहीं करना है। अभी आज ही सॉफ्टवेयर ले लीजिएगा, कल का अगला प्रोग्राम हमें चाहिए एक्लिप्स पे ही चाहिए, उस पर ही करना है, जल्दी हो जाए, इतना टाइम नहीं वेट करने में हो पाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे, इसको कर लीजिएगा। अगले से आपको प्रोग्राम आईडी पे ही करना है जिससे फास्ट हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हेडिंग डालिए आपका प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, हेडिंग डालिए प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। लिखिए तो आज ये वाला प्रोग्राम कर लेते हैं, इसके बाद आपके लैपटॉप में पहले हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हैं, आपको चलाना बता देते हैं, इसके बाद अगली क्लास होगी आगे, नेक्स्ट क्लास कल होगी। तो सॉफ्टवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। चलिए हेडिंग इसमें लिखिए प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर वी कैन यूज ऑन, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर वी कैन यूज ऑन, private access specifier we can use on method comma variable method comma variable only, method comma variable only। आगे लिखिए अगला पॉइंट, देखिए प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर does not provide access to other classes, does not provide access to other classes। अगला पॉइंट लिखिए, प्राइवेट मार्क्ड मेथड एंड वेरिएबल कैन बी एक्सेसिबल इन सेम क्लास ओनली, मेथड एंड वेरिएबल कैन बी एक्सेसिबल इन सेम क्लास ओनली, मीन्स जिस क्लास में वो मार्क हैं उसी क्लास के अंदर ही वो एक्सेस हो जाएंगे, बाहर नहीं एक्सेस होंगे। इन सेम क्लास ओनली, कैन बी एक्सेसिबल इन सेम क्लास ओनली। तो चलिए लिखिए एग्जाम्पल के लिए हम एक क्लास बनाएंगे, तो क्लास बनाते हैं पब्लिक, और हाँ एक पॉइंट और लिख लीजिए इसमें, देखिए वी कैन नॉट मार्क प्राइवेट ऑन क्लास, वी कैन नॉट मार्क प्राइवेट ऑन क्लास, वी कैन नॉट मार्क प्राइवेट ऑन क्लास। अब यहाँ पर बात ये आती है कि क्यों नहीं मार्क कर सकते, जैसे प्राइवेट क्लास पे क्यों नहीं लगा सकते। तो देखिए प्राइवेट का मतलब है कि ये एक्सेस नहीं देगा किसी को, ऑब्जेक्ट, और जो आप क्लास बनाते हो तो वही आपका ऑब्जेक्ट बनता है, उसी का आप यूज कर पाओगे। अगर सॉफ्टवेयर बनाओगे तो कोई और यूज करेगा, तो अगर आप उस पर प्राइवेट मार्क कर दोगे तो हम ही नहीं यूज कर पाएंगे। मान लीजिए आपके पास 5 किलो सोना है, आप उस पर प्राइवेट मार्क कर दिए, तो आप ही एक्सेस नहीं कर पाओगे अपने सोने को, तो क्या फायदा हुआ उसको रखने का? तो मतलब वो क्या होगा, यूजलेस हो जाएगा। इसलिए हम उस पर क्लास पे कभी प्राइवेट मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर वो एक्सेसिबल नहीं रह जाएगा, तो इसीलिए अलाउड नहीं। तो चलिए अब लिखिए एग्जाम्पल, तो क्लास पे तो पब्लिक लगेगा, तो पब्लिक क्लास का नाम डेमो प्राइवेट, डेमो प्राइवेट।
अब हम लोग एक वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल पे हम लगा सकते हैं, तो लिखेंगे प्राइवेट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का यस कैपिटल में है, क्लास है, और वेरिएबल का नाम है सिटी, सिटी इक्वल टू लखनऊ। अगला हमारा प्राइवेट इंट पॉपुलेशन इक्वल टू, ऐसे दे दिए। तो हमने वेरिएबल पे प्राइवेट मार्क कर दिया, अब मेथड पे भी करेंगे। देखिए एक मेथड बनाएंगे प्राइवेट वाइड डिस्प्ले मेथड। और यहाँ पे हम इसको एक्सेस करेंगे सिटी को, तो SOP सिटी नेम, यहाँ पे सिटी का नाम प्रिंट करेंगे सिटी, तो आपका प्रिंट हो जाएगा। और इतना लिखने के बाद हम इसको क्लोज नहीं करेंगे अभी, क्योंकि अब इसको हमें क्या करना, एक्सेस करना है। तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि प्राइवेट मार्क मेथड और वेरिएबल आयुष कहाँ पे एक्सेस होंगे, सिर्फ क्लास के अंदर, बाहर नहीं होंगे, बाहर तो प्रोवाइड नहीं करता। तो हमें यहाँ क्या बनाना होगा, मेथड बनाना होगा, मेन मेथड। तो हम मेन मेथड यहाँ लेंगे, तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मेथड। और यहाँ पे क्या आएगा, स्ट्रिंग ARGS। अब मेन मेथड के अंदर हमें क्या बनाना होगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि इस पे स्टैटिक तो मार्क है नहीं, तो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे डेमो प्राइवेट OBJ इक्वल टू न्यू डेमो प्राइवेट। और इसके बाद हम इसको कॉल करेंगे मेथड को OBJ डॉट डिस्प्ले, तो आपका डिस्प्ले मेथड रन हो जाएगा। नेक्स्ट हमें पॉपुलेशन यहाँ पे एक्सेस करना है डायरेक्ट, तो कैसे करेंगे, लिखेंगे SOP पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इक्वल टू, और यहाँ पे उसको प्रिंट करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट रेफरेंस इनटू वेरिएबल नेम पॉपुलेशन। ये आपका पॉपुलेशन प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे मेन मेथड क्लोज करेंगे, यहाँ पे क्लास। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल। अब इसको हम लोग रन करते हैं, एक ही क्लास है यहाँ पे। अगर हम दूसरी क्लास बना के एक्सेस करेंगे तो नहीं होगा एक्सेस, क्योंकि अलाउ नहीं करेगा, तो हम लोग उसको नहीं बनाएंगे। तो इसको रन करके देखते हैं। चलिए इसको देखा जाए प्रैक्टिकल। तो एक और क्लास बनाएंगे यहाँ पे, क्लास का नाम डेमो प्राइवेट। मेन मेथड भी चाहिए हमें। तो पहले हम दो वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल पे प्राइवेट मार्क करेंगे, तो प्राइवेट और स्ट्रिंग, वेरिएबल का नाम सिटी, और सिटी का नाम ले लेते हैं लखनऊ। एक इंटीजर वेरिएबल, उसको भी प्राइवेट मार्क करेंगे, तो प्राइवेट और एक वेरिएबल लेंगे इंटीजर टाइप का। प्राइवेट आपका क्या है, कीवर्ड है, तो लोअर केस में होना चाहिए। वेरिएबल का नाम पॉपुलेशन
इक्वल टू, नेक्स्ट हम लोग मेथड लेंगे, तो प्राइवेट वाई डिस्प्ले मेथड। यहाँ पे आपको प्रिंट करना है डिटेल्स, हमने यहाँ पे सिटी नेम प्रिंट करते हैं। नेम प्रिंट कर देंगे, नेम हमारा क्या है, सिटी। अब यहाँ पे इसको एक्सेस करना है, इतना हमने करके सेव कर दिया। देखिए एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना है हमें। ऑब्जेक्ट हमेशा कैसे बनता है, क्लास के नाम से, तो डेमो प्राइवेट, ये हमारा डेमो प्राइवेट ओबीजे इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे क्लास का नाम। अब मेथड को एक्सेस करेंगे ओबीजे डॉट डिस्प्ले मेथड, तो यहाँ पे डिस्प्ले मेथड सेलेक्ट कर लेंगे। हमें प्रिंट करना है पॉपुलेशन को यहाँ डायरेक्टली, तो SYS सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पॉपुलेशन, और यहाँ पे पॉपुलेशन वेरिएबल को एक्सेस कर लेंगे। ओबीजे से एक्सेस होगा, रेफरेंस हमें लगाना, ओबीजे डॉट पॉपुलेशन, तो यहाँ पे देखिए आ गया। अब इसको रन करके देखते हैं, रन करेंगे तो आ रहा है पॉपुलेशन एंड सिटी नेम लखनऊ, और पॉपुलेशन जो हमने दिया था वो आ गया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पे प्राइवेट जो है वेरिएबल और इस पर एक्सेस कर पा रहे हैं मार्क करके, लेकिन ये इसी क्लास के अंदर, दूसरे क्लास में ये विजुअल ही नहीं होगा, वहाँ पे एरर आएगा, वहाँ पे हम नहीं कर सकते हैं एक्सेस। तो ये याद रखना है। तो इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। तो आज बस हम लोग